प्रसन्न उत्तमांगाः सकलम प्रसन्नम, ये सूत्र का आयुर्वेद ने अर्थ कुछ अलग बताया है। प्रसन्न उत्तमांगाः, उत्तमांगा ने श्रेष्ठांग, शालक्य तंत्र में इनका वर्णन किया है। शालक्य तंत्र में नेत्र, कर्ण, नासा, मुख और शिरोरोग, ऐसे ये 5 जो उत्तम स्थान है या इनका एक एक अलग डिवीजन या सेक्टर आयुर्वेद ने बताया है। लेकिन ये सब चीजें एक साथ एक मेक में जुटी है, एक मेक से कनेक्ट है। इसका एक बीमारी का असर दूसरे बीमारी पे होता है। जैसे आज के बारे में थोड़ा हेड मतलब शिरोरोग, इसके बारे में बात करेंगे। और ये शिरोरोग का असर आंखों के बीमारी में भी होता है या उसके वजह से नेत्र रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये शालाक्य तंत्र आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अंग है और इससे ईएनटी अच्छे तरीके से कवर होती है और इमरजेंसी कंडीशन भी आयुर्वेद अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। और छोटे मोटे जो बीमारी है चुटपुंजे, वो भी आसान तरीके से उसे हद पार शरीर में से कर सकता है। लेकिन उत्तमांग यानी शीर रोग, ये जो है किन चीजों से बनता है? दोष, धातु, मल, ये आयुर्वेद ने पहले बताया है। शिरो रोग जो है वो प्राणवायु से भरा हुआ रहता है या उनका ज्यादा प्राणवायु से काम होता है। प्राणवायु ये जो है इम्पल्सेस, यहाँ के वहाँ, ये जगह से वो जगह से कलेक्ट करके उसका इम्पल्सेस ले जाने का एक रास्ता है। और ये जब प्राणवायु विकृति होती है तो जाके ये सब कान की बीमारी का समस्या निर्माण हो सकता है, आंखों का बीमारी का भी समस्या निर्माण हो सकता है। नासा मतलब जो अलग सुगंध, दुर्गंध या जो पिनस या सर्दी कहेंगे या नेजल पॉलिप्स कहेंगे, नाक की बीमारी हो सकती है, मुख की बीमारी हो सकती है। मुख की बीमारी में पहला मुख दुर्गंध आता है या अल्सरेशन हो सकते हैं या कुछ दांत की बीमारी हो सकती है या कुछ मुख में कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। और ये सब का एक मिलाप जो है शिरो रोग में होता है और इसका हेड जो है वो शिरो रोग है। और शिरो रोग को कंट्रोल करने में प्राणवायु का महत्वपूर्ण रोल है। और ऊर्ध्वजोतिर्गत व्याधि में कफ और पित्त, ये दो चीजें हैं, ये त्रिदोष में प्रवर या ज्यादा मात्रा में असर करते हैं। जैसे पित्त विकृति या रक्त विकृति हो तो उसका असर सिर पे भी हो सकता है। तो इसे उत्तम अंग कहा जाता है और ये प्रधान अंग है। इसे पूरा शरीर चलता है और शरीर चलाने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो प्राणवायु स्थित होता है। तो इसे कुछ हेड डिसीज में अंतर्गत किया है, जैसे कि फेशियल पैरालिसिस हो या ब्रेन स्ट्रोक हो या पैरालिसिस होके हिमेटोमा मतलब ब्लड क्लॉट होना, इसका असर आंखों की रोशनी पे पहला मिलता है। या कुछ केसेस में पेशेंट पूरी तरीके से कोमा में भी चला जाता है। इसीलिए कुछ शरीर तो जिंदा रहता है लेकिन ऑर्डर फॉलो नहीं होता है या यूरिन कंट्रोल नहीं रहता है या मलमूत्र विसर्जन क्रिया ये प्राकृत नहीं रहती है। कुछ पेशेंट जब ज़्यादा गहरी चोट स्पाइनल कॉर्ड या हेड को लगती है तब जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है। ये चीज़ों का असर आंखों की रोशनी पे तुरंत आता है। कुछ पेशेंट में तुरंत आता है, कुछ पेशेंट में समय लगता है, लेकिन कुछ पेशेंट में कुछ समय के बाद भी विजन धीरे धीरे कम हो सकती है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज तक ये विजन डैमेज या कोलैप्स कर सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये जो चीज़ें हैं ये आंखों की रोशनी, ये मुझे इतना ही कहना है कि शिरो रोग या ब्रेन रिलेटेड डिसीज में इसका महत्वपूर्ण एक हेड है और ये महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए आयुर्वेद ने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये दो चीज़ें बताई है। ज्ञान जिससे प्राप्त होते हैं उसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं,
जिससे कर्म किया जाते हैं उसे कर्म इंद्रिय कहते हैं। ज्ञान जो है कान से सुनाई देना, जिह्वा से टेस्ट पता चलना है, त्वचा जो रहती है उससे स्पर्श पता चलते हैं, आंखों से देखना ये चीज होती है। तो ये सभी चीजें इंद्रिय के साथ काम करते हैं और ये इंद्रिय को ऑर्डर करने के लिए या उसको चलाने के लिए शिरोरोग या मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए जिनका शिरोरोग ना हो उसके लिए शरीर में दो चीजें का प्राकृत लोगों ने करना जरूरी है। रोज रात को सोते समय जो अपनी जो टाड़ू रहती है, मस्तिष्क जो रहता है, यहाँ पे घृत 5 ml से 10 ml तक महातिक्त घृत लगा के मालिश करना चाहिए। सुबह उठते समय महाकल्याण घृत 5 से 10 ml तक जो बड़े लोग हो या बुजुर्ग लोग हो उन्होंने लेना जरूरी है। इससे शिरोरोग की जो नसें रहती है या शिरो रोग के जो रक्त प्रवाह के जो नर्व सिस्टम रहते हैं उससे अच्छा पोषण होके इंद्रिय जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अच्छे काम कर सकते हैं। तो आयुर्वेद ने प्राण का रक्षण करने के लिए बोला है और प्राण रक्षित हो तो ही आयुष्य ये दीर्घकाल बड़ा और अच्छा और प्रसन्न हो सकता है। नमस्ते।